हम लोग 28 जनवरी 2024, ठीक है, सुपर संडे हमारा। और आज हम लोग सारी एजेस का एक क्विक रिवीजन शुरू कर रहे हैं। कोशिश मेरी रहेगी कि इसमें जितने भी हमारे नए साथी हैं, केजे, नॉन केजे, सब लोग, लिंक हमने सबको शेयर किया है और उन सभी साथियों को भी मैं लेते हुए चल रहा हूँ इस क्लास में। इसके अलावा साथियों एक नई पीडीएफ की एक पीडीएफ एक शेयर और कर दी है ग्रुप्स में, कॉमन सभी ग्रुप्स में कर दी है। जिस ग्रुप में नहीं हुई होगी, अगर हमारे साथ रमेश बरगई सर जुड़े तो वो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, एक 17 पेज की पीडीएफ है, तो वो आप सब जगह सर्कुलेट कर देंगे। उसमें मैंने लिखा है कि जो डेट्स हैं हमारी, जो जैसे एजेस को लेकर, उसको आपने रेफर नहीं करना उस पीडीएफ से। डेट्स के लिए आप केजे पीडीएफ ही रेफर करें, बट उसके अलावा उसमें मटेरियल दिया हुआ है। 17 पेज वाली पीडीएफ सब नोट कर लेंगे अपनी कॉपी में। 17 पेज वाली एक पीडीएफ है, इसमें पूरी समरी है आपकी लिटरेरी एजेस की, ठीक है। ये जरूर आप इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए। ये एक शॉर्ट समरी दे रहा हूँ एग्जाम से पहले, आप लोगों को हेल्प करेगा ये, ठीक है। सब लोग ऑनलाइन में भी सुन रहे होंगे हमारे, तो ये 17 पेज की पीडीएफ, इसको आप लोग देख लीजिएगा। और बाकी केजे की जो पीडीएफ है 8 एजेस और डेट वाइज के लिए, ये आप जरूर इसको रखिएगा, ठीक है। तो हम इसको कह सकते हैं कि लिटरेरी एजेस का एक पूरा कॉम्प्रहेंसिव जो है आज हम रिवीजन करते हैं जी। लिटरेरी एज, ठीक है, वन शॉट रिवीजन कह रहे हैं इसको, ठीक है। एक क्लास में हम लोग पूरी लिटरेरी एजेस का मोटा मोटा सारा रिवीजन मेजर तौर पर देखते रहेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं ऊपर वाले का नाम लेके, ठीक है। सबसे पहले अपने गुरु जी को प्रणाम करते हुए, ओम गुरुवे नमः कहते हुए आइए शुरू करते हैं एक बेहतरीन दिन की शुरुआत, ठीक है। आइए, तो इन द नेम ऑफ ऑलमाइटी लेट्स स्टार्ट, ठीक। तो हम अगर लिटरेरी एजेस की बात करें साथियों, तो सबसे पहली स्लाइड अगर हम देखें, तो लिटरेरी एजेस में जो सबसे पहला हमारा कोई भी लिटरेचर होता है वो एजेस में डिवाइड करते हैं। जो वो होते क्या है एजेस, तो वो होते हैं टाइम ब्लॉक्स होते हैं, ठीक है। दे आर द टाइम ब्लॉक्स, टाइम पीरियड्स इन विच you can say the critics who divides the literary literature into different ages, critics divide the literature into different ages, ठीक है। और ये जो है टाइम ब्लॉक्स होते हैं लिटरेरी, टेंटेटिव टाइम ब्लॉक लिख सकते हैं आप, संभावित समय तिथियां होती हैं, टेंटेटिव टाइम ब्लॉक्स होते हैं। और लिटरेरी एजेस को डिवाइड कौन करता है, क्रिटिक्स करते हैं, ठीक है, क्रिटिक्स करते हैं। और इसके अलावा ये किन 3 फैक्टर्स पर डिवाइडेड होती हैं, तो सारे बच्चे देख लेंगे। ये जो 3 फैक्टर्स हैं, एक तो होता है जो रीनिंग मोनार्क, उस समय के जो, क्योंकि इंग्लैंड या ब्रिटेन एक मोनार्की है, तो उस समय के जो मोनार्क हैं वहाँ के जो राजशाही जो है उन पर आधारित होता है, या फिर उस समय के मेजर सोशियो पॉलिटिकल इवेंट्स पर आधारित होता है, ठीक है। और या फिर अगर आप कहें तो सबसे बड़ी बात कि जो उस एज का जो है मेजर लिटरेरी ऑथर होता है, ठीक है, मेजर लिटरेरी ऑथर होते हैं, उन पर ये एजेस डिवाइडेड होती हैं, ठीक है। ये 3 फैक्टर्स हैं लिटरेरी एजेस को डिवाइड करने के, रीनिंग मोनार्की, सोशियो पॉलिटिकल इवेंट्स और मेजर लिटरेरी ऑथर्स। ये 3 आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जिनके बेस पर कोई भी लिटरेरी एज को हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। और इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि जो ये टाइम ब्लॉक्स हैं, ये टाइम ब्लॉक्स को निर्धारित करने वाला क्रिटिक है, ठीक है। राइटर नहीं करता है, क्रिटिक करता है। जैसे अगर हम बात करें कुछ फेमस क्रिटिक्स की, तो आप चाहें तो नोट कर लें, जैसे हम कहते हैं डब्ल्यू एच हडसन, ठीक है। हडसन एक बहुत फेमस क्रिटिक है, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में इनका नाम आता है। ह्यूग वॉकर बहुत बड़े एक क्रिटिक हैं, ठीक है। हडसन है, ह्यूग वॉकर है, ठीक है। डेविड डेचेस की हिस्ट्री हम पढ़ते हैं। तो ये कुछ ऐसे राइटर्स हैं जिन्होंने हिस्ट्री को अपने हिसाब से डिफाइन किया है, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर लिखी है इन्होंने। एडवर्ड एल्बर्ट एक नाम आ जाता है इसमें, एडवर्ड एल्बर्ट आ जाता है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे नेम्स हैं जिनको आप इसमें शामिल करिए, क्रिटिक्स के नेम दिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ तक का क्लियर है सब लोगों को, ठीक। खासकर इसमें नोट कर लेना, एडवर्ड एल्बर्ट की हिस्ट्री आप जरूर पढ़ो मॉडर्न लिटरेचर के लिए। ज्यादातर अब मॉडर्न लिटरेचर से पूछ रहा है
इनकी हिस्ट्री पीडीएफ में फ्रीक्वेंटली अवेलेबल है। आप डालोगे हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर बाय एडवर्ड एल्बर्ट, ठीक है, और मॉडर्न वाला सेक्शन पढ़ लो, 20th सेंचुरी वाला। सभी एंटी लेक्चर के एस्पिरेंट से कह रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हडसन सिंपल और बढ़िया हिस्ट्री है, ठीक है। ह्यूग वॉकर, डेविड डेचेस थोड़ा सा क्लिष्ट हिस्ट्री लिखते हैं, स्पेशली डेविड डेचेस नेट वाले एस्पिरेंट्स जो है वो डेविड डेचेस की हिस्ट्री पढ़ सकते हैं, बट इनकी 1960s तक ही है हिस्ट्री, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए, तो हम आगे बढ़ते हैं साथियों। तो अब अगर हम बात करें इंग्लिश लिटरेचर की, तो लिटरेरी एजेस में अगर हम इनका सीक्वेंसिंग लगाएं, तो लेट्स स्टार्ट। तो इसमें अगर हम बात करें, तो सबसे पहला अगर हम बात करें तो एंग्लो सेक्सन एज हम लोग जानते हैं आ जाती है, एंग्लो सेक्सन एज, ठीक है। तो सबसे पहली एज है एंग्लो सेक्सन, ठीक है। सभी बच्चों को लगभग जो पढ़ चुके हैं हमसे उनको याद ही है। एंग्लो सेक्सन एज लगभग 450 में मानी जाती है और 1066, 450 से 1066 इसका टाइम पीरियड है, ठीक। तो इसमें जो है हम जानते हैं कि एंगल्स, सेक्शंस और जूट्स, एंगल्स, सेक्शंस और जूट्स, ये जो हैं हमारी 3 ट्राइब्स हैं जिन्होंने इंग्लैंड में नॉर्थ या ब्रिटेन में नॉर्थ ईस्ट की तरफ से इन्वेड किया था, नॉर्थ ईस्ट की तरफ से, ठीक है। ये स्वीडिश या फिर नॉर्वेजियन ट्राइब्स थी। कहाँ की थी? स्वीडन या नॉर्वे, नॉर्वे जो हम कहते हैं स्वीडन, नॉर्वे, ठीक है, वहाँ के देशों से आई हुई ट्राइब्स थी। और 450 में लगभग इन्होंने ब्रिटेन को इन्वेड कर दिया, ठीक है। कहाँ से किया? नॉर्थ ईस्ट से किया। ये क्वेश्चन अगर आपके आते हैं, नॉर्थ ईस्ट से इन्होंने इन्वेड किया ब्रिटेन को, ठीक है। और इसके बाद फिर अगर हम बात करें साथियों, एक सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि ये जितनी भी ट्राइब्स थी इनके बारे में, ये इनसे पहले जो वहाँ के निवासी थे जो ब्रिटेन में रह रहे थे उनको केल्ट्स कहा जाता है। तो केल्ट्स आर द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ ब्रिटेन, ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ ब्रिटेन, ठीक है। तो ये थे, तो इन्होंने इनको खदेड़ दिया और इनको जो है स्कॉटलैंड, आयरलैंड और बाकी की कंट्रीज में, जो कि ब्रिटेन की ही सहायक कंट्रीज हैं, वहां पर पुश कर दिया, ठीक है। इस एज का जो सबसे बड़ा एपिक है उसका नाम है बियोल्फ। बियोल्फ जो है एंग्लो सैक्सन एज का सबसे बड़ा एपिक है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। और इस एज में बियोल्फ जो है के अलावा 2 राइटर्स आपने याद रखने हैं। एक तो है सिनेमन, ठीक है, जिनको एंग्लो सैक्सन मिल्टन कहते हैं हम, और एक है सिनेवुल्फ, सिनेवुल्फ, ठीक है, नहीं कैडमन, सॉरी, कैडमन, सिनेमन नहीं है, कैडमन है, ठीक है। इसको यहाँ पर करेक्ट कर रहा हूँ मैं, कैडमन, CAEDMON, कैडमन है। और एक है सिनेवुल्फ, सिनेवुल्फ, ठीक है। ये दोनों जो हैं इस एज के रिलीजियस ऑथर्स हैं। बहुत डीप जाने की जरूरत नहीं है आज की क्लास में, बट फिर भी मोटा मोटा एक मैं आप लोगों के सामने एक स्ट्रक्चर खड़ा कर रहा हूँ। कैडमन को क्या कहते हैं? एंग्लो सैक्सन मिल्टन कहते हैं, एंग्लो सैक्सन मिल्टन, ठीक है। और रिलीजियस वर्क्स लिखते हैं कैडमन, हाइम्स लिखे हैं इन्होंने, हाइम्स लिखे हैं कैडमन। और सिनेवुल्फ भी रिलीजियस राइटिंग्स के लिए जाने जाते हैं। इसके अलावा द ड्रीम ऑफ द रूड आपने मोटे तौर पर याद कर लेनी है। द ड्रीम ऑफ द रूड पहली, जिसे हम कह सकते हैं कि क्रिश्चियन पोएम कही गई है इंग्लिश लिटरेचर की, द ड्रीम ऑफ द रूड। यहाँ पर जो रूड है, इस वर्ड का मतलब क्या होता है? क्रॉस। रूड का मतलब क्या होता है? क्रॉस। द ड्रीम ऑफ द रूड, ये एक ड्रीम एलेगरी है। ये क्या है? ये एक ड्रीम एलेगरी है, ठीक है, ड्रीम ऑफ द रूड। चलिए, तो उसके बाद अगर हम बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट एंग्लो नॉर्मन एज में आते हैं। एंग्लो नॉर्मन, नॉर्मन एक्चुअली फ्रेंच और इंग्लैंड के बॉर्डर पर एक जगह है। एंग्लो नॉर्मन एज, यहाँ पर हम देखते हैं सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या हुई है कि जो एंग्लो सेक्सन्स हैं ये जो हैं ये पीछे चले गए, और इसमें सबसे ज्यादा जो है फ्रेंच इन्फ्लुएंसेस हम इंग्लिश लैंग्वेज पर सबसे ज्यादा जो है देखते हैं। और एंग्लो नॉर्मन एज आपकी 1066 से 1340, लगभग एज ऑफ चौसर तक रही, बर्थ ऑफ चौसर तक मानी जाती है। फ्रेंच इन्फ्लुएंसेस हैं एंग्लो नॉर्मन एज में। और सबसे बड़ी बात क्या है कि एंग्लो नॉर्मन एज का जो इम्पोर्टेंट फीचर क्या है कि इसमें आउल एंड द नाइटिंगेल, बिल्कुल हाईलाइट लेके चल रहा हूँ मैं आज की क्लास में, जो भी बताऊंगा एकदम छप जाएगा अगर आप ध्यान से पढ़ रहे हैं।
यही सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आ रहे हैं। आउल एंड द नाइटिंगेल को ग्रेटेस्ट वर्क कहा गया है। ठीक है, एंग्लो नॉर्मन एरा का ये एनोनिमसली रिटन है, इसके राइटर का नाम और इसकी डेट एग्जैक्टली नहीं पता है। और सबसे बड़ी बात है कि ये है क्या, ये एक बीस्ट फेबल है। ये क्या है? फेबल्स का जो दौर है हम देखते हैं इस एज में देखने को मिलता है हमें, बीस्ट फेबल है। इसके अलावा हम देखते हैं कि इस एज में फ्रेंच इन्फ्लुएंसेस जो है इंग्लिश कोर्ट पर हुए। और एंग्लो नॉर्मन एज में जो खास बात थी वो ये थी कि बहुत बड़ा वर्ड लिख रहा हूँ, ठीक है, रोमांसेस का जो है राइज देखते हैं हम, राइज ऑफ रोमांसेस, राइज ऑफ रोमांसेस, इनका हम राइज देखते हैं। अब ये रोमांसेस क्या है, इनको हम लूज प्लॉट्स, लूज प्लॉट्स, ठीक है, लूज प्लॉट्स के एलेगरीज कह सकते हैं, ड्रीम एलेगरीज लूज प्लॉट्स होते हैं। और इसमें थीम ऑफ, जैसे मैंने कहा था कि हीरोइक थीम्स तो क्या थी, एंग्लो सैक्सन एरा में थी। इसमें क्या है, कोर्टली, कोर्टली ट्रेडिशन का रिवाइवल है। ठीक है, जो एक कोर्ट परंपरा, जैसे दरबारी जो एक प्रथा होती है, उसका एक रिवाइवल हम देखते हैं। और इसके अलावा इसमें सबसे मेन वर्ड जो कि मिडिवल एजेस का हाइलाइट ही कहा जा सकता है, शिवलरी, शिवलरी का हम इसमें राइज देखते हैं। ठीक है, इसके अलावा साथियों एक और बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड दे रहा हूँ, ये मैंने शायद पहले एग्जैक्टली ऐसा नहीं बताया था, तो यहाँ पर आप थोड़ा सा, पुराने बच्चे भी अलर्टनेस के साथ सुनेंगे। इस एज में सबसे ज्यादा मोनेस्ट्रीज का जो है कंस्ट्रक्शन हुआ है, नोट होगा, ठीक है, मोनेस्ट्रीज सबसे ज्यादा जो है मठों का जो हम कहते हैं कि बनने की जो प्रक्रिया है, जिनको एबेज भी कहा गया है, ठीक है, उनका जो है राइज, हम मोनेस्ट्रीज का कंस्ट्रक्शन आपका एंग्लो नॉर्मन एरा में सबसे ज्यादा देखा गया है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन शॉर्ट में लिखा मैंने, मोनास्ट्रीज का कंस्ट्रक्शन एंग्लो नॉर्मन एरा में देखा गया है। और ये मोनास्ट्रीज को ही हम एबे कहते हैं। ठीक है, एबे कहते हैं इसको। और यहाँ पर हम धीरे धीरे देख रहे हैं कि क्रिश्चियनिटी के साथ साथ पैगन कल्चर भी थोड़ा सा देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो रोमांसेस हैं, यहाँ पर ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है कि रोमांसेस कौन से कल्चर से इन्फ्लुएंस थे। तो फ्रेंच कल्चर से इन्फ्लुएंसेस थे और इटालियन कल्चर से इन्फ्लुएंसेस थे। यही वो दौर है जब इंग्लिश हावी नहीं है, जब फ्रेंच और इटालियन कल्चर्स हावी हैं, स्पेशली फ्रेंच कल्चर। और ये क्वेश्चन मैंने बार-बार बताया कि रोमांसेस कहाँ से आए हैं, अगर पूछता है इंग्लैंड में, तो फ्रांस से आए हैं। कहाँ से आए हैं? फ्रांस से। और यही वो दौर है साथियों जब हम देखते हैं कि किंग आर्थर, किंग आर्थर एंड हिज जो है लेजेंड्स, वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। किंग आर्थर की कहानियाँ, लेमन का ब्रट, ठीक है, किंग आर्थरियन लेजेंड्स। और आप देखेंगे लेमन, LAYAMON, लेमन का ब्रट तो ऐतिहासिक है इसमें। ठीक है, ये बहुत रिसर्च के बाद आपको बता रहा हूँ, ये लेमन का ब्रट ऑथेंटिकली, ऑफिशियली पहला इंग्लिश में हम कह सकते हैं वर्क है, जिसने कि किंग आर्थर और उसके 12 नाइट्स की कहानियों को रिवाइव किया। तो लेमन राइटर का नाम है, ब्रट वर्क का नाम है। ब्रट ब्रिटिश से बना है, ठीक है, LAYAMON, लेमन का ब्रट इंपॉर्टेंट वर्क है। ठीक है, तो ये आप लोग का क्लियर हो गया। और इसमें एंग्लो नॉर्मन एज में सबसे बड़ी बात क्या बोली मैंने, कि कहीं न कहीं अगर आप देखें तो बहुत इम्पोर्टेंट एक पॉइंट ये बता रहा हूँ कि जितने भी हमारे जो हम कह सकते हैं लूज़ प्लॉट्स वाली स्टोरीज़ हैं, वो एंग्लो नॉर्मन एरा में लिखी गई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद, एंग्लो नॉर्मन एज के बाद फिर हम तीसरी जो एज है, वहाँ से प्रॉपर हमारा, जिसे हम कह सकते हैं कि इंग्लिश एज़ सच जो है लैंग्वेज का राइज़ देखते हैं, एज ऑफ चॉसर। एज ऑफ चौसर हमारा आ जाता है 1340 से 1400, 1400, 1340 टू 1400, ये आपका जो है फर्स्ट प्रॉपर इंग्लिश पोएट है हमारे आगे, एज ऑफ चौसर। यहाँ से हम 14 सेंचुरी से एज ऑफ चौसर का राइज देखते हैं। ठीक है, यहीं से हम क्या देखते हैं, रिनेसा, रिनेसा और रिफॉर्मेशन, ये दोनों बहुत बड़े मूवमेंट जो हैं यहाँ से अपने आप को प्रोपोगेट करते हैं इस सेंचुरी से, रिनेसा और रिफॉर्मेशन। इससे अगर हम थोड़ा-सा 1 सेंचुरी पहले चले जाएँ तो इटली में ऑलरेडी आ चुका है रिनेसा, बट यहाँ इंग्लैंड में आते-आते रिनेसा और रिफॉर्मेशन 14 सेंचुरी लगभग, चौसर जो है उसको अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है? और फिर हम यहाँ से देखते हैं कि इस एज में जो है आपका ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट, ईस्ट मिडलैंड जो हमारी डायलेक्ट है, वहाँ से हम जो है इंग्लिश, जो हम मॉडर्न इंग्लिश की बात करते हैं, वो वहाँ से, या मिडीवल इंग्लिश की जो बात करते हैं, इंग्लिश की जो
लैंग्वेज है वहां से बननी शुरू हो जाती है। ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट को चौसर, जो कि लंदन के आसपास बोली जाती थी, उसको पहली बार लैंग्वेज के तौर पर लिखना शुरू करते हैं उस लैंग्वेज में। ठीक है, तो चौसर पहले नेशनल पोएट है, फर्स्ट नेशनल पोएट है। चौसर से पहले एविडेंटली किसी ने इंग्लिश लैंग्वेज में जो है लिटरेचर को इतने बड़े लेवल पर नहीं लिखा है। ठीक है, इसके अलावा चौसर क्या है, रियलिस्ट हैं और ह्यूमरिस्ट हैं। चौसर के वर्क्स में सबसे पहली बार आपको इस तरीके से रियलिज्म मिलेगा, और चौसर का जो ह्यूमर है वो टिपिकल इंग्लिश ह्यूमर है। ठीक है, चौसर के ह्यूमर को हम मैंने कई बार बताया है, वो 2 टेक्निकल वर्ड दे रहा हूँ, फेब्ल्यू के थ्रू दिखाते हैं। फेब्ल्यू, अब ये फेबल अलग है और फेब्ल्यू अलग है, ध्यान से देखना। फेब्ल्यू क्या है? FABLIAU। तो फेब्ल्यू क्या है? फेब्ल्यू ऐसी स्टोरीज होती हैं जो रफ स्टोरीज, ठीक है, जिसमें रफ ह्यूमर होता है, वो हम फेब्ल्यू कहते हैं। ठीक है, चौसर के कैंटरबरी टेल्स में आप फेब्ल्यू को देखेंगे तो रफ ह्यूमरस स्टोरीज होती थी फेब्ल्यू। ठीक है, और ये फेब्ल्यूज ही हैं जो चौसर के ह्यूमर को रियलिस्टिक बनाती हैं। इसके अलावा चौसर का जो ह्यूमर है वो सोशल जो करप्शन है और जो चर्च है, ठीक है? जो सोशल जो करप्शन है सोसाइटी में और स्पेशली जो चर्च है, ये 3 चीज़ें नोट कर लेना। करप्शन, चर्च और मिडिवल ये आपका करप्शन, चर्च और आपका जिसे हम कहते हैं शिवल्री, ट्रिपल सी है ये। ट्रिपल सी, करप्शन, चर्च और शिवल्री। सी क्यूब ऐसे फॉर्मूला बना के दे रहा हूँ। करप्शन, चर्च और शिवल्री, यहाँ पर ये जो है चौसर का रियलिज्म इन पर एक प्रहार करता है। इनको एक बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग वे में सटायर करता है। जो करप्शन था, ठीक है, सोसाइटी में जो करप्शन था, चर्च में जो भ्रष्टाचार था वो, और शिवल्री, शिवल्री आप जानते ही हैं, ठीक है, वुमेन वर्शिपिंग। क्या होता है शिवल्री का मतलब? वुमेन वर्शिपिंग। शिवल्री का मतलब टेल्स ऑफ वेलर भी होता है, नाइटहुड और ये सब। तो सी क्यूब लिखा है, ये इस पर सटायर है। और ये तीनों ही चीजें किस परंपरा की वाहक हैं? संवाहक हैं मिडिवलिज्म की। ठीक है, ये तीनों चीजें मिडिवलिज्म को दिखाती हैं। यहाँ पर धीरे-धीरे हम देखते हैं कि मिडिवलिज्म अपने एक थोड़ा-थोड़ा लेट फेज में आने लग गया है। और फिर चौसर के साथ-साथ इस एज के और भी बहुत सारे राइटर्स हैं साथियों। अगर हम बात करें तो कुछ बड़े राइटर्स की अगर हम बात कर लें, चौसर के जो समकालीन थे, उनमें अगर हम बात करें तो वाइक्लिफ, जिन्होंने कि बाइबल का पहला जो है इंग्लिश ट्रांसलेशन किया। उसके अलावा चौसर के बहुत अभिन्न दोस्त, चौसर ने कुछ इनफैक्ट ये कुछ वर्क्स अपने गार को भी डेडिकेट किए हैं। तो जॉन गार आ जाएंगे, वाइक्लिफ आ जाएंगे। उसके अलावा लैंगलैंड आ जाएंगे। लैंगलैंड कौन है? लैंगलैंड आपके वो शख्स हैं जिन्होंने जो है कॉमन लोगों पर लिखा, पियर्स द प्लोमन लिखा। तो वाइक्लिफ, मैंने कहा कि मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन, मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन वाइक्लिफ है। वाइक्लिफ से एक क्वेश्चन बनेगा कि वाइक्लिफ के जो फॉलोवर्स थे उनको क्या कहा गया? तो क्या कहा गया भाई? लोलार्ड्स कहा गया। क्या कहा गया? लोलार्ड्स कहा गया। ठीक है, ये गा कर बाइबल को सरल शब्दों में लोगों तक पहुंचाने का काम किया। जॉन गार को मॉरल गार कहा है, मॉरल गार कहा है चौसर ने। ठीक है, उसके अलावा लैंगलैंड, लैंगलैंड ने क्या लिखा? पियर्स द प्लोमन, पियर्स द प्लोमन, ये लैंगलैंड ने लिखा। ठीक है, इसके अलावा भी थे और बहुत सारे राइटर्स, उन पे मैं नहीं जा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये एक सरसरी निगाह है आज की क्लास। तो आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग 15th सेंचुरी की तरफ अगर बढ़े। 14th सेंचुरी के बाद चौसर का कैंटरबरी टेल्स को मैंने टच नहीं किया अभी। ग्रेटेस्ट वर्क उनका वही है। हालांकि चौसर ने ट्रोइलस एंड क्रेसिडे और भी बहुत दुनिया तमाम के वर्क्स लिखे हैं। तो 15th सेंचुरी की अगर तरफ बढ़े हम तो उसको डार्क एजेस कहा गया। चौसर का जो अचानक से राइज था वो रुक गया है यहाँ पर, और इसको जो है बैरन एज भी कहा गया है। लिटरेचर का सबसे ज़्यादा अनप्रोडक्टिव एरिया है ये। यहाँ पर ना कोई लिटरेचर अच्छा प्रोड्यूस हो पाया और ना ही कोई, हम कह सकते हैं, कोई राइटर इतने ग्रेट मेरिट का था। अनप्रोडक्टिव एज, बैरन एज या फिर डार्क एज कहेंगे 15th सेंचुरी को। ठीक है, ये 1401 से एग्जैक्टली 1401 से शुरू हुआ, लगभग 1485 तक गया है। ठीक है, इसमें हम 2-3 चीज़ें आपने याद रखनी है। एक तो वॉर ऑफ रोजेस याद रखना है। वॉर ऑफ रोजेस एक्चुअली इंग्लैंड सिविल वॉर में पड़ा हुआ था। तो वॉर ऑफ रोजेस 1455 से 1485 तक चले। 1455 से 1485 तक क्या चले? वॉर ऑफ रोजेस चले हैं। उसके अलावा इस एज में जो है डायनेस्टीज का वॉर हुआ है। इंग्लैंड 100 ईयर वॉर्स विद फ्रांस में भी था इन्वॉल्व।
वो सारी चीजें 1485 में। अच्छा, इसके अलावा एक बैले का राइज इसमें देखते हैं। बैलेज जो है 15 सेंचुरी में ही लिखे गए हैं सबसे इम्पोर्टेंटली। हालांकि सबसे पहली बार नहीं लिखे गए, बट सबसे इम्पोर्टेंट बैलेज जो है पहली बार वो 15 सेंचुरी में है। लेकिन अगर पूछेगा कि बैलेज सबसे पहली बार कब लिखे गए, तो वो इससे पहले ही आ गए थे। ठीक है, 12th या 13 सेंचुरी में आ गए, 13-14 सेंचुरी में आ गए थे बैलेज। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक इस सेंचुरी का सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट माना जाता है पेस्टन लेटर्स, PASTON। ये क्वेश्चन लगातार आ रहा है। पेस्टन लेटर्स, ठीक है, सोशल क्रॉनिकल्स ऑफ 15 सेंचुरी है। ये नॉर्फॉक फैमिली थी पेस्टन की, उनके बीच में लेटर्स का एक्सचेंज हुआ था। PASTON, पेस्टल लेटर्स, सोशल क्रॉनिकल्स कहे गए 15 सेंचुरी के। ठीक है, तो 1401 टू 1485, तो ये 15 सेंचुरी में लगभग यही सारी चीजें हुई। इसके अलावा जो दो सबसे बड़ी चीजें हुई हैं, रिलीजियस जो है रिलीजियस कंट्रोवर्सीज बहुत हुई हैं इस एज में, क्योंकि रिलीजियन वाइज इंग्लैंड ग्रैपल कर रहा था। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट कि लैंग्वेज इन द स्टेट ऑफ ट्रांजिशन है। इस ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से जो है चौसर ने जो चीज शुरू करी वो पूरे अभी पकड़ नहीं पाई। तो लैंग्वेज इन ट्रांजिशन ये जरूर लिख देंगे कि लैंग्वेज अभी बनी रही है, पूरी तरीके से बनी नहीं है। तो लैंग्वेज को लेकर भी कंट्रोवर्सीज हुई हैं। लैंग्वेज इन ट्रांजिशन, TRANSITION, लैंग्वेज इन ट्रांजिशन है। ठीक है, ये आ गया आपका 15 सेंचुरी। अब अगर हम बात करें तो अर्ली रिनेसा। तो अर्ली रिनेसा भाई, अर्ली रिनेसा आता है 1485 से शुरू हो गया ये। ठीक है, और इसके बाद 1557 तक ये लगभग रहा। 1485 से 1557 तक रहा अर्ली रिनेसा। तो भाई अर्ली रिनेसा में ये जो 1485 में आप लोग जानते ही हैं, मैलेरी का मॉर्टे डी आर्थर आ गया था, जिसको फर्स्ट पोएटिक प्रोज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कहा गया है। ठीक है, इसके अलावा अर्ली रिनेसा में एक घटना हुई है 1476 में, बहुत इंपॉर्टेंट घटना मानी गई। ठीक है, प्रिंटिंग प्रेस स्थापित हो गई है इंग्लैंड में। ठीक है, कैक्सटन ने प्रिंटिंग प्रेस स्थापित कर दी। इसने भी रिनेसा को प्रचार प्रसार करने में बहुत मदद करी। ठीक है, मैलेरी का मॉर्टे डी आर्थर आ गया 1485 में। एंड ऑफ जो है सिविल एंड ऑफ वॉर ऑफ रोजेस हो गया। और उसके अलावा फर्स्ट ट्यूडर डायनेस्टी, इंग्लैंड का पहला वंश जो है ऑफिशियली यहाँ से शुरू हो गया, जिसको हम कहते हैं ट्यूडर वंश। ट्यूडर वंश में जो पहला राजा थे उनके उनका नाम था किंग हेनरी 7। ठीक है, तो ये जो है ट्यूडर डायनेस्टी यहाँ पर से शुरू हो गई, वेल्श जो है ओरिजिन के थे। ठीक, इसके अलावा इसमें अगर हम बात करें अर्ली रिनेसा में, तो एक दो वर्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि एक आपका है टॉमस मोर का यूटोपिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क माना जाता है टॉमस मोर का यूटोपिया। ठीक है, ये लातिन भाषा में लिखा गया पहली बार 1516 में। सारे बच्चों को उसकी डेट याद रखनी है। लातिन में लिखा गया है, लातिन भाषा में लिखा गया 1516 में। 1551 में यानी कि 1551 में इसी यूटोपिया का इंग्लिश ट्रांसलेशन किया है राल्फ रॉबिन्सन ने। ठीक है, तो यूटोपिया का वैसे मतलब फिर इंग्लिश लैंग्वेज में अब रखा गया है कि राम राज्य, आइडियल स्टेट। तो यूटोपिया जो है कोई भी वर्क जो फ्यूचर की जो है सुनहरे सुनहरे भविष्य की परिकल्पना करे, उसको यूटोपिया कहा गया। यूटोपिया का एक मतलब असंभव कार्य भी होता है। हम कहते हैं यार ये तो यूटोपिया है, असंभव कार्य को भी हम यूटोपिया कहते हैं। ठीक है, तो ये मोर का यूटोपिया आ गया साहब। उसके अलावा एक आया इरेज़मस। ठीक है, ये डच स्कॉलर थे, बहुत बड़े डच स्कॉलर हैं। और इनका एक वर्क है प्रेजेस ऑफ फॉली। ये कुछ ऐसे वर्क्स हैं जिन्होंने जो रिनेसा चल रहा था ना, उसको बहुत तेजी से उसको और फ्यूल किया, उसको उसमें और गति दी। ठीक है, प्रेजेस ऑफ फॉली इरेज़मस का। ठीक है, ये एक डच स्कॉलर है, डच ह्यूमनिस्ट कहे गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एक कड़ी है हमारी रिनेसा में, इंग्लैंड में। तो डच स्कॉलर लिख लीजिएगा आप, इरास्मस, मोर, और आपने लिखना है मैलेरी। ये तीन क्या है, ध्यान देख लेंगे सारे बच्चे, 1, 2 और 3। ठीक है, मैलेरी, मोर और इरास्मस, ये तीनों आपने याद रखने हैं। फॉर्मूला बना के दे रहा हूँ आज की क्लास में, E m²। ई क्या है, इरास्मस, m², एक m से मोर, एक m से मैलेरी। ये तीन दे रहा हूँ बस खाली, लेकिन तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। E m², ये क्या है, आपके अर्ली रिनेसा के फाउंडेशनल टेक्स्ट माने गए राइटर्स हैं। ठीक है, ई फॉर इरास्मस, एम फॉर मोर, एम फॉर मैलेरी। ठीक है, इन तीनों के वर्क्स याद रख लेना है। इसका ईयर देख लेना आप लोग। ठीक, आई थिंक 1513 है शायद, फिर भी आप देख लेना। ठीक,
है ना? और आगे बढ़ते हैं, एक चीज़ ख़ास बात है कि इसमें एक और डेवलपमेंट आप देखते हैं सिल्वर पोएट्स का, किनका देखते हैं? सिल्वर पोएट्स। इसमें सिल्वर पोएट्स में आपके 2 बहुत इम्पोर्टेंट राइटर आ जाते हैं। ये अभी आपका अर्ली रिनेसा के अंदर ही चल रहे हैं आप। अर्ली रिनेसा के अंदर ऐसे एरो देके शो कर दिया मैंने। सिल्वर पोएट्स में बहुत ही बड़े राइटर आ गए आपके व्याट एंड सरे। ठीक है? यहाँ से अब आप देख लेते हैं कि सॉनेट्स अपनी गति पकड़ता है, ठीक है? स्पेशली व्याट का एक मैंने बताया था ना, व्याट का एक हम कह सकते हैं कि एक ऐसा जिसे कह सकते हैं कि एक लव अफेयर हो जाता है हेनरी VIII की वाइफ से, ठीक है? जिसकी वजह से जो है की जो वाइफ है एने बोलेन उसको एग्ज़ीक्यूट भी कर दिया जाता है। ये क्वीन एलिज़ाबेथ की मदर है ना? किंग हेनरी VIII ने 2 शादियाँ की हैं। किंग हेनरी VIII भी अभी आ गए हैं। इसी एज में आ जाएँगे वो जिनको कि क्या कहा गया है डिफेंडर ऑफ फेथ कहा गया है। डिफेंडर ऑफ फेथ किसको कहा गया है? यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है? तो ये किंग हेनरी VIII को कहा गया है, ठीक है? अगर पूछेगा पहला राजा कौन है तो किंग हेनरी 7 है ट्यूडर वंश का, बट किंग हेनरी VIII को सबसे महानतम राजा में से एक कहा गया है डिफेंडर ऑफ फेथ। ये इसी एज में आया अर्ली रेनेसां में, ठीक है? क्वीन एलिज़ाबेथ के फादर कह सकते हो आप। क्वीन एलिज़ाबेथ के फादर हैं किंग हेनरी VIII, ठीक है? तो इनके इसमें कोर्ट में ही था व्याट और सरे। तो व्याट और सरे को क्या कहा गया है? सिल्वर पोएट्स। सिल्वर क्यों कहा गया है? क्योंकि ये कोर्ट पोएट्स थे, एरिस्टोक्रेटिक पोएट्स थे। इसमें दोनों को जो है सनेट्स का फाउंडर कहा जाता है, ठीक है? इसमें अगर हम बात करें तो व्याट की बात करें तो व्याट को हम कहते हैं ही इंट्रोड्यूस्ड पेट्रार्कन सनेट्स, ठीक है? पेट्रार्कन सनेट्स को व्याट ने इंट्रोड्यूस करा। ठीक है? और उसके अलावा अगर हम सरे की बात करें तो सरे ने जो है ध्यान से देखना अब यहाँ पर, सरे ने लिरिकल पोएट्री को भी इंट्रोड्यूस करा। ये कुछ भी आएगा तो सरे करके आना वहाँ। ब्लैंक वर्स को भी इंट्रोड्यूस करा, ठीक है? लिरिकल पोएट्री को भी इंट्रोड्यूस करा, ब्लैंक वर्स को भी इंट्रोड्यूस करा और इसके अलावा सरे ने ऑफ कोर्स जो हमारे इंग्लिश सॉनेट्स हैं, जिनको हम शेक्सपियरियन सॉनेट्स या एलिज़ाबेथन सॉनेट्स भी कहते हैं, उनको भी इंट्रोड्यूस करा। ठीक है? तो लिरिकल पोएट्री, ब्लैंक वर्स, ये ब्लैंक वर्स लिखा है, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट मीटर है हमारे इंग्लिश पोएट्री में और इंग्लिश सॉनेट्स को इंट्रोड्यूस करा। सरे की अगर हम बात करें तो इनको हम हेनरी हावर्ड कहते हैं, अर्ल ऑफ सरे, हेनरी हावर्ड, ठीक है? अगर आप लोग मेरे टेस्ट पेपर और सीरीज़ को ले रहे होंगे, ज़रूर मैं आप लोगों से इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मैं करा रहा हूँ उसको। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, उससे रिज़ल्ट बहुत बार एलटी में देखा गया पिछली बार भी। तो जो मॉक टेस्ट हमारे सुपर 55 सीरीज़ चल रही है, इनफैक्ट कल हम पूरे प्रॉपर फुल लेंथ टेस्ट भी शुरू कर रहे हैं, 5 फुल लेंथ टेस्ट देंगे। उनको ज़रूर देखें आप लोग और इसके अलावा लेक्चरर के बैच चल रहे हैं, उसको आप देख सकते हैं प्रॉपर अभी 10-12 जनवरी से ही शुरू किया। बिल्कुल नया बैच, तो उसमें भी शामिल हो, तो क्या होगा कि आपको ये सारी चीज़ें डिटेल में पता चलेंगी। अब देखो हेनरी हावर्ड पे क्या-क्या क्वेश्चन आएगा, तो ये तो एक ये हो ही गया सबसे इम्पोर्टेंट। इसके अलावा हेनरी हावर्ड की जो लाइफ़ है ना, उसको बेस लेते हुए जैक विल्टन लिखा गया है। ये टेस्ट में पूछा था मैंने। जैक विल्टन किसने लिखा है जैक विल्टन? अंदर का क्वेश्चन है। जैक विल्टन थॉमस नैश ने लिखा है ना पहला पिकारेस्क प्रोज़, उसमें जो है हेनरी हावर्ड की ही लाइफ़ को एक तरीके से उनकी लाइफ़ को भी दिखाया गया है इसमें। कितना तगड़ा क्वेश्चन हो गया है, ठीक है? तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस की स्टडी करनी होगी, तब आपका जो है ये पेपर इसमें होगा। फिर इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो हमारा जो नेक्स्ट स्टेज आ जाता है गाइस, है ना? एक चीज़ और हुई थी इसमें 1557 में क्या हुआ था भाई टोटल्स मिसेलेनी आ गया। टोटल्स मिसेलेनी तो हम लोग जानते ही हैं कितना बड़ा वर्क है, ठीक है? ये पहली एंथोलॉजी है, ठीक है? लिरिकल पोएट्री की TOTTEL एपॉस्ट्रोफी एस 5 स्टार पॉइंट है, टोटल्स मिसेलेनी, ठीक है? ये 1557 में रिचर्ड टोटल लेकर आ गए। रिचर्ड टोटल, ठीक है? ये एक प्रिंटर थे, इनके वर्क में पहली बार फर्स्ट टाइम किसके वर्क्स छपे? व्याट और सरे के जो वर्क्स हैं ऑफ़िशियली, वो इसमें जो हैं छपे। लेकिन इसके अलावा प्लस 4 मोर पोएट्स भी थे इसमें। ये इम्पोर्टेंट बात है, अंदर की बात कितनी है कि 4 और पोएट्स भी थे और ये दोनों भी थे। तो टोटल कितने पोएट्स छपे इसमें? 6 पोएट्स छपे। 6 पोएट्स की एंथोलॉजी है। इसको क्या कहा जाता है? फर्स्ट एंथोलॉजी ऑफ लिरिकल पोएट्री इन इंग्लिश लिटरेचर। फर्स्ट एंथोलॉजी आप समझते हैं ना काव्य संग्रह, फर्स्ट एंथोलॉजी ऑफ लिरिकल पोएट्री। लिरिकल पोएट्री की पहली एंथोलॉजी कही गई है, ठीक है? ठीक है?
बिल्कुल। तो ये आपने लिख लिया। अब हम आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट एलिज़ाबेथन एज। तो एलिज़ाबेथन एज जो है आपकी आ गई। हमारे लिटरेचर का पहला पड़ाव कह सकते हैं हम, ठीक है? हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में चौसर टू शेक्सपियर शॉर्टकट में बता देते हैं बच्चों को, तो एलिज़ाबेथन एज उसकी जो है सबसे बड़ी एक लास्ट एज है। तो एलिज़ाबेथन एज आपकी 1558 क्वीन एलिज़ाबेथ आ जाती हैं, 1603 में इनकी डेथ होती है, तो इसको हम एलिज़ाबेथन एज कहते हैं। इसको हम और भी बहुत सारे नेम जैसे एज ऑफ शेक्सपियर, ठीक है? इसके अलावा एज ऑफ हम कह सकते हैं कि एलिज़ाबेथन एज के अलावा गोल्डन एज या एज ऑफ रेनेसा भी कह सकते हैं हम। एज ऑफ जो है शेक्सपियर के अलावा ऐसे लिख लेते हैं इसको गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश ड्रामा, ठीक है? इंग्लिश ड्रामा अपनी पीक पर है इसमें, गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश ड्रामा। और इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया है कि नेस्ट ऑफ सिंगिंग बर्ड्स, इस एज को और क्या कहा गया है? नेस्ट ऑफ सिंगिंग बर्ड्स, क्योंकि इसमें बहुत सारे एंथोलॉजीज़ छपी हैं पोएट्स की, और खासकर जो है सनेटियर्स का एक राइज़ आप देखते हैं इसमें। तो ये कुछ ऐसे नेम हैं, फ्लावरिंग ऑफ रेनेसा भी कहेंगे आप इसको, ठीक है? रेनेसा अपने पीक पर इस एज में चला गया है, फ्लावरिंग ऑफ रेनेसा शॉर्ट में REN लिख रहा हूँ। तो ये साथियों अगर हम इसमें बात करें तो हमारा हम इसमें ड्रामा अगर देखें तो ड्रामा में आपके 2 ग्रुप्स क्लियरली दिखाई देते हैं हमें, ठीक है? एक तो हम कह सकते हैं कि यूनिवर्सिटी विट्स, ठीक है? यूनिवर्सिटी बल्कि 3 ग्रुप्स आ जाएँगे ड्रामा में, यूनिवर्सिटी विट्स एक हो गया जिसमें 7 प्लेराइट्स हैं, 7 प्लेराइट्स ऐसे लिख दे रहा हूँ खाली, फिर एक शेक्सपियर अपने आप में हो गए, ठीक है? सारा पेपर एक तरफ, शेक्सपियर से क्वेश्चन एक तरफ, ठीक है? इतना इम्पोर्टेंट है शेक्सपियर, ठीक है? शेक्सपियर 5 स्टार ऑथर है हमारे, और शेक्सपियर से कम 3 टू 4 क्वेश्चन सीधे हमारे उत्तराखंड एलटी में पूछ रहे हैं, 4 टू 5 क्वेश्चंस लेक्चर में पूछ रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि शेक्सपियर कितना डिटेल में आपने करना है। हालाँकि कुछ बच्चे फिर शेक्सपियर ही करते रह जाते हैं और भी नहीं करते, और चीज़ों पे कम ध्यान देते हैं, ऐसा भी नहीं, ठीक है? अच्छा ख़ैर पहले मैं डिवीज़न करूँ तो ड्रामा में यूनिवर्सिटी विद शेक्सपियर, और इधर आपके आ जाते हैं, ठीक है? कुछ हम कह सकते हैं कि ऐसे भी ड्रामेटिस्ट थे ना जो क्लासिकल क्लासिकल प्लेराइट्स कह सकते हैं हम उनको। क्लासिकल जिसे हम कह सकते हैं कि ड्रामेटिस्ट कह सकते हैं हम इनको, क्लासिकल प्लेराइट्स, ठीक है? तो जिन्होंने क्लासिकल मॉडल को फ़ॉलो किया, इसमें वही आ जाएँगे आपका क्लासिकल प्लेराइट्स में कौन-कौन आएँगे भाई? जो स्कूल मास्टर्स थे ना, जैसे इसमें आपका था आपका हाँ, नॉर्टन एंड सैकविले है, ठीक है? नॉर्टन जिन्होंने पहली इंग्लिश ट्रेजेडी लिखी, नॉर्टन एंड सैकविले, ठीक है? गॉर्बोडक प्रॉपर इंग्लिश ट्रेजेडी है। सैकविले SACKVILLE, नॉर्टन एंड सैकविले, ठीक है? इसके अलावा और कौन आ जाएँगे इसमें? आपका रैल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर किसने लिखा? हाँ, निकोलस उडाल आ जाएगा, ठीक है? निकोलस उडाल पहली इंग्लिश कॉमेडी लिखी, रैल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर, ठीक है? तो ये कुछ प्लेराइट्स आ जाएँगे इसमें। यूनिवर्सिटी विट्स में 7 प्लेराइट हो गए, शेक्सपियर 3 टू 4 क्वेश्चन्स आएँगे, लिखा है मैंने, शेक्सपियर इम्पोर्टेंट है ही, ठीक है? शेक्सपियर ने टोटल कितने प्लेज़ लिखे हैं? 37 प्लेज़ लिखे हैं, 154 जो है सॉनेट्स हैं शेक्सपियर के, ठीक है? इसके अलावा 2 लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स हैं। ये मेन आंकड़े हैं, 37 प्लेज़ हैं, 154 सॉनेट्स हैं मेनली, और 2 लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स हैं शेक्सपियर की, ठीक है? तो शेक्सपियर पे बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं मल्टीपल वेज़ में मैं पूछते रहता हूँ, कोटेशन से लेकर दुनिया तमाम की चीज़ें आपको इसमें दिखाई देंगी। तो अब इसके अलावा अगर हम बात करें, तो ड्रामा के अलावा अगर हम पोएट्री में चले जाएँ, तो पोएट्री में हमारे 2 ग्रुप दिखाई देते हैं हमें। एक तो हमारे जिनको हमने कह दिया कि लिरिसिस्ट हो गए, जो गीतकार हैं, छोटी कविताएँ लिखते थे, ठीक है? और एक अपने आप में स्पेंसर एक अलग खड़े हुए दिखाई देते हैं, जिनको कि क्या कहा गया है, पोएट्स पोएट। ठीक है? स्पेंसर जो हैं, सब लोग ड्रामा में पैसा कमा रहे थे, स्पेंसर ने कहा कि मैं पोएट्री के लिए लिखूँगा, इसीलिए लैम्ब ने इनको क्या कहा है, पोएट्स पोएट। फेयरी क्वीन वाले स्पेंसर, ठीक है? स्पेंसरियन स्टैंजा वाले स्पेंसर, और स्पेंसरियन सनेट वाले स्पेंसर। एडमंड स्पेंसर इनका पूरा नाम है। लिरिसिस्ट में आप बहुत सारे पोएट्स को ले सकते हैं, लेकिन इनमें जो सबसे बड़ा लीडर है और जो ऑफ़िशियली ऑफ़िशियली पहले क्रिटिक भी कह सकते हैं हम इनको, ठीक है? वो क्या नाम आएगा? फ़िलिप सिडनी। फ़िलिप सिडनी बहुत बड़ा नाम है। फ़िलिप सिडनी ने पहला सोनेट सीक्वेंस एस्ट्रोफेन एंड स्टेला कई बार पूछा गया हमारे इंग्लिश लिटरेचर में, ठीक है? 1591 1591 में एस्ट्रोफेन एंड स्टेला लिखा। फ़िलिप सिडनी
ठीक है, रिनेसा मैन भी कहे गए, फिलिप सिडनी, ठीक है, एक नया एक्सपेरिमेंटल ग्रुप भी शुरू किया उन्होंने पोइट्स का, एरोपेजिस, क्या नाम था उसका, एरोपेजिस, ठीक है। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात है कि फिलिप सिडनी ने क्या लिखा, फिलिप सिडनी ने लिखा एन एपोलॉजी फॉर पोइट्री, बहुत बड़ा वर्क है, इनकी डेथ के बाद छपा वो 1595 में, क्या छपा, एन एपोलॉजी फॉर पोइट्री, ठीक है, जिसमें इन्होंने क्या बात कही, इन्होंने कहा कि भाई पोइट्री के दो उद्देश्य हैं, पोइट्री का एक उद्देश्य है टू टीच, यानी कि हमें नैतिक शिक्षा देना, एज वेल एज डिलाइट। ध्यान से सुनना है यहाँ पर, स्पेंसर ये सॉरी सिडनी ने क्या बोला कि पोइट्री के दो उद्देश्य हैं, टू टीच एज वेल एज डिलाइट, किस वर्क में बोला, एन एपोलॉजी फॉर पोइट्री में बोला। ये इनका वर्क काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग टाइटल है, क्योंकि इसी तरीके का टाइटल लेटर ऑन पीबी शैले ने भी लिखा, ठीक है, और ये कब लिखा, एन एपोलॉजी फॉर पोइट्री 1595 में लिखा। और इस वर्क को पहला क्रिटिसिज्म का वर्क इसलिए नहीं माना जाता है, क्योंकि इसमें इन्होंने क्या करा, इसमें इन्होंने इंग्लिश क्रिटिसिज्म, ध्यान से सुनना यहाँ पर, अब इंग्लिश क्रिटिसिज्म में जो लिरिकल पोएट थे ना, उनका क्रिटिसाइज किया। इन्होंने एपिक पोएट्री को ग्रेट बताया था, और लिरिकल पोएट्स जो छोटी कविताएं लिख रहे थे, हालांकि खुद भी लिख रहे थे, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, जो असली कविता है वो एपिक, इसीलिए इनको पहला क्रिटिक नहीं माना गया, क्योंकि इन्होंने इंग्लिश पोएट्री के जो क्रिटिक्स थे उनको फेवर नहीं किया, उनको फेवर नहीं किया, ठीक है। इनको क्या कहा गया है, रिनेसा फिलोसफर, रिनेसा ह्यूमनिस्ट, और मैंने क्या बोला कि आइडियल रिनेसा मैन, ये एक अपने फेलो सोल्जर को बचाते हुए, उसकी जान बचाते हुए बैटल ऑफ जुफ्फन में शहीद हो गए, और इन पर 200 से ज्यादा, 200, जी हाँ, 200 से ज्यादा बायोग्राफीज लिखी गई हैं फिलिप सिडनी के ऊपर, ये क्वेश्चन आ सकता है। और मैंने क्या बताया कि ये जो थॉट है इनका, टीच एज वेल एज डिलाइट, ये इनसे पहले किसने यूज किया था क्लासिकल पोएट्री में, तो ये याद रखना, होरेस ने बोला, किसने बोला है, होरेस, तो होरेस ने सबसे पहले बोला है आर्ट्स पोएटिका में कि पोएट्री शुड टीच एज वेल एज डिलाइट, और उसी बात को फिलिप सिडनी ने यहाँ पर दोहराया है अपने वर्क एन एपोलॉजी फॉर पोइट्री, जो कि कब आया है, इनकी डेथ के बाद छपा 1595 में, 1595 में, ठीक है भाई। आवाज आ रही है सब लोगों की? जैसे कि मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि एलिजाबेथन एज में अगर हम आगे बढ़े, तो वो एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर हम देखते हैं राइज ऑफ बेकन, ठीक है, फ्रांसिस बेकन, एलिजाबेथन एज में फ्रांसिस बेकन का राइज आप देख रहे हैं, ठीक है। ये जो है एलिजाबेथन एज में नॉन फिक्शन को डेवलप करके, वैसे ये ज्यूरिस्ट थे, और इनके वर्क्स में टोटल इन्होंने जो है, तो हाँ, कितने एसेज लिखे हैं, इनके एसेज जो हैं मतलब थ्री, थ्री हम कह सकते हैं कि उसमें छपे हैं, थ्री फेजेस में छपे हैं, और ठीक है, एसेज करके इन्होंने लिखे हैं, और बहुत सारे पॉइंट्स आप इसमें जानते हैं कि ये जो है मोंटेग से इंस्पायर्ड थे, मोंटेग जो है फ्रांस में एसेज के फादर हैं। और ऐसे वर्ड बेसिक कैसे आते हैं क्वेश्चन, इससे ऐसे जो वर्ड है इसका मतलब क्या होता है करके पूछेगा, तो जो ऐसे वर्ड है ये कहाँ से निकला है, एस आई से निकला है, ESSAI, ESSAI, एस आई से निकला है ये वर्ड। इटिमोलॉजी क्या है इसकी, ESSAI, एंड एस आई का मतलब क्या होता है साथियों, टू अटेम्प्ट, ठीक है, प्रयास करना, तो लिखने का जब आप प्रयास करते हैं उसको ऐसे कहा गया, और वहां से ये बहुत ही सीरियस फॉर्म डेवलप हो गया। तो फ्रांसिस बेकन ने तीन जो है हम कह सकते हैं अलग अलग फेजेस में अपने एसेस को पब्लिश किया, वैसे ये जूरिस्ट हैं, ठीक है, और जो है जुडिशरी की फील्ड से आते, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे, और बहुत सारा इनके ऊपर बाद में चार्जेस भी लगे हैं, ठीक है, बहुत सारी कंट्रोवर्सीज भी हैं इनकी लाइफ में, ठीक है। हालांकि इनका एक ऐसे मैं आप लोगों को जरूर बता दूं कि अगर आप ये ऐसे पढ़ लेंगे तो यहीं से स्कोर हो जाता है आपका, एक ऑफ स्टडीज जरूर पढ़ लें आप, इसको बिल्कुल डिटेल में कर लेंगे सारे, स्पेशली एलटी के जो बच्चे हैं हमारे, ऑफ स्टडीज इनका बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे है, इसके सारे एंगल को कर लेना है आपने, स्टार्टिंग से लेकर कहाँ से कहाँ क्या क्या कोटेशन आया है, और क्या-क्या इसमें बात करते हैं ऑफ स्टडीज में। तो मुझे लगता है कि काफ़ी इम्पोर्टेंट ऐसे है इनका ऑफ स्टडीज, ठीक है। ऐसे तो फिर इनके बहुत हैं, बट ऑफ स्टडीज मुझे लगता है कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो फिर इसके बाद अगर हम बात करें तो 16th सेंचुरी ओवर होगी, तो 17th सेंचुरी में अगर हम आए तो 1603 टू 1625 अगर हम बात करें, तो यहाँ पर से हम इस एज को कहते हैं जैकोबियन एज। जैकोबियन एज का हम राइज देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। जैकोबियन एज
बहुत इंपॉर्टेंट है ये, किंग जेम्स वन के नाम से पड़ी है जैकोबियन एज। और यहाँ से हम देखते हैं कि डायनेस्टी में भी परिवर्तन है। स्टुअर्ट डायनेस्टी आ गई। जैकोबियन एज में जो सबसे बड़े राइटर आपको याद रखने हैं वो हैं बेन जॉनसन। ठीक है, बेन जॉनसन ने शेक्सपियर की डेथ के बाद इनके ऊपर पहले वर्क भी लिखा है, और बेन जॉनसन एक पोएट क्रिटिक भी हैं। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स बेन जॉनसन ने शुरू करी है। बेन जॉनसन के प्ले एवरी मैन इन हिज ह्यूमर में नोएल, हम लोग ने कल क्वेश्चन किया था ना, KNOWEL, नोएल के एक रोल को शेक्सपियर ने प्ले किया है। तो कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स बेन जॉनसन क्रिएट करते हैं। इसके अलावा बेन जॉनसन पहले अनऑफिशियल पोएट लॉरिएट भी है। मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप लोग लिख लेंगे। अनऑफिशियल, ऑफिशियल तो ड्राइडन है, बट पहले अनऑफिशियल पोएट लॉरिएट भी हैं, जैकोबियन एज में ही आते हैं। ठीक है, मैं शॉर्ट में PL लिख रहा हूँ, पोएट लॉरिएट। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें नेक्स्ट बड़े राइटर में, तो जॉन डन बहुत ही बड़े राइटर हैं इस एज के। मेटाफिजिकल पोइट्री को क्रिएट किया आपने। और बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलीजियस, ध्यान से सुनना अब ये क्वेश्चन, इन्होंने सनेट्स में रिलीजियस एलिमेंट्स को पहली बार इंट्रोड्यूस किया। सनेट्स में रिलीजियस एलिमेंट्स, ये क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट है। ठीक है, सनेट्स में नहीं तो लव पोइट्री लिखी जा रही थी, इन्होंने कहा भाई नहीं, सनेट्स में भी हम रिलीजियस पोइट्री लिख सकते हैं। तो ये इनका आपको याद रखना है। इसको याद करने का तरीका क्या है कि इनका एक वर्क याद कर लो, होली सनेट्स। होली सनेट्स में क्लियर हो जाता है इस एज में। जॉन डन मेटाफिजिकल पोएट हैं। हालांकि डॉक्टर जॉनसन ने इनको बहुत ही क्रिटिसाइज करा और कहा कि ये अजीब किस्म की पोएट्री लिखते थे। इसके अलावा इस एज में अगर हम आगे बढ़े धीरे से, तो एक जो मैं नाम बता रहा हूँ ना आज, ये काफी इंपॉर्टेंट है, जॉन वेबस्टर। वेबस्टर भी बहुत बड़े राइटर है। वेबस्टर एक प्ले राइट है। ठीक है, वेबस्टर के प्लेस की अगर हम बात करें, खासकर जेकोबियन मेलोड्रामा, वेबस्टर के प्लेस को मेलोड्रामा कहा गया। सेंसेशनल प्लेस लिखते हैं। और इनका जो खासकर एक प्ले जो कि बहुत ही चर्चा में रहता है एग्जाम्स में, ठीक है, वो है डचेस ऑफ माल्फी। डचेस ऑफ माल्फी, मगर ये वाला सेक्शन स्पेशली लेक्चरर के लिए इम्पोर्टेंट है और नेट वालों के लिए इम्पोर्टेंट है। डचेस ऑफ माल्फी तो जरूर, अल्टीमेट शायद इनका प्ले का नाम पूछ लेगा बस, लेकिन वेबस्टर का एक और है, ठीक है, प्ले डचेस ऑफ माल्फी, और एक और है वो आप देख लीजिएगा। बट मेनली डचेस ऑफ माल्फी काफी इंपॉर्टेंट प्ले है। ठीक है, चलिए, इसके अलावा अगर हम बात करें तो बेन जॉनसन, डचेस ऑफ माल्फी वाले वेबस्टर और डन हो गए। जैकोबियन एज में जो सबसे बड़ी बात हुई है ना साथियों, वो हुई है 1611 में। इस जो एज का सबसे बड़ा फीचर है वो 1611 में आया है, जब हम देखते हैं ऑथोराइज्ड बाइबल छप गई है। ठीक है, सारे वर्क एक तरफ और बाइबल का इन्फ्लुएंस पूरे लिटरेचर पर एक तरफ। ऑथोराइज्ड बाइबल, यहाँ से बाइबल के क्वेश्चन खूब सारे पूछ लिए गए हैं। ठीक है, ऑथोराइज्ड बाइबल जिसको किंग जेम्स बाइबल भी कहा गया, 1611, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, किंग जेम्स ने अपने अंदर इसको कमीशन कराया, 47 स्कॉलर्स ने 7 साल तक काम किया, और फाइनली ऑथोराइज्ड बाइबल पब्लिश हुई है। आज तक इस बाइबल को सबसे मेन बाइबल माना गया है। तो ये क्वेश्चन आएगा, एलटी में आएगा ये क्वेश्चन, कि जैकोबियन एज में सबसे बड़ा प्रोज में, जैकोबियन प्रोज में सबसे बड़ा अचीवमेंट किस वर्क को कहा जा सकता है। बच्चे सोचते हैं कि बाइबल में तो क्या ही प्रोज होगा, लेकिन बाइबल का प्रोज एक्चुअली इंग्लिश में जितना भी प्रोज आया है ना, वो सब का सब मेनली कहाँ से इन्फ्लुएंस है, जैकोबियन प्रोज का सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस करने वाला उसको क्या है, बाइबल, रिलीजियस वर्क है। ठीक है, तो ये आपने नोट कर लेना है। बाइबल की पूरी हिस्ट्री मैंने अपने अलग अलग लेक्चर्स में पढ़ाई है। वहाँ वाइक्लिफ से शुरू करते हुए यहाँ तक बाइबल के क्वेश्चन मल्टीपल वेज में पूछे जाएंगे, लेक्चरर और इसमें तो पूछे ही जाएंगे। ठीक है, अगर हम इस एज में धीरे से आगे बढ़ें तो एक और फिर हम देखते हैं एज। ठीक है, अगर हम आगे बढ़े तो 1625 से 1649 हम देखते हैं। यहाँ पर अब इंग्लैंड में थोड़ा सा पॉलिटिकली अपहीवल्स होने शुरू हो गए, और इस एज को वैसे तो कहा गया है कैरोलाइन एज, क्योंकि किंग चार्ल्स वन यहाँ पर आ गए थे। बट चार्ल्स वन पहला एकमात्र और एकमात्र ऐसा शासक है, ओनली किंग इन द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन हु वाज एग्जीक्यूटेड। ये क्वेश्चन आ सकता है एलटी में कि किस राजा को, एकमात्र राजा को इंग्लैंड की पार्लियामेंट ने एग्जीक्यूट करने के ऑर्डर दिए। ठीक है, तो 1649 में देशद्रोह का मुकदमा चला। उससे पहले 7 साल तक ये भागते रहे और सिविल वॉर होता रहा, लेकिन 1649 में इनको पकड़ा गया और 1649 में इनको जान से मारने के आदेश दिए। ये क्वेश्चन आएगा, चार्ल्स टू पे पहले पूछ लिया उन्होंने,
चार्ल्स वन पे इस बार पूछ लेंगे, ठीक है। 1625 से 1649 चार्ल्स वन। तो चार्ल्स वन के नाम पे कैरोलस, कैरोलस याद रखना, ये लातिन एडजेक्टिव है कैरोलस। कैरोलस से क्या बना? कैरोलिन बना। कैरोलिन ये जिस एज का नाम है। साथियों अगर हम इसमें बात करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे। इसमें आते हैं सी से कैरोलिन, सी से कैवेलियर। तो कैवेलियर पोएट्स का आप इसमें राइज देखते हैं, जिनके जो सबसे बड़े अनडिस्प्यूटेड लीडर कहे जा सकते हैं। हालाँकि ये कोर्ट पोएट नहीं थे और बा ज़्यादातर पोएट्स इसमें कोर्ट पोएट हैं, रॉबर्ट हैरी। इनका क्वेश्चन पूछ लिया है तुम्हारे कोर्स में। डैफोडिल्स, नहीं, टू डैफोडिल्स। डैफोडिल्स वर्ड्सवर्थ का है, टू डैफोडिल्स इनका है। ठीक है, ये एलटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है आपके। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कैवेलियर पोएट्स की जो सबसे बड़ी थीम है वो क्या है? कार्पे डीम। कार्पे डीम। तो कार्पे डीम मतलब सीज़ द मोमेंट। ठीक है, लाइफ इज़ हियर एंड नाउ। तो लाइफ के जो मटेरियलिस्टिक एस्पेक्ट्स हैं उनको एनकरेज करने की बात करते हैं। बहुत ही रिफाइंड और एलिगेंट लिरिक्स इनके माने जाते हैं। ठीक है, रिफाइंड एंड एलिगेंट लिरिक्स। तो बहुत सारे इसमें पोएट्स के ग्रुप से पूछ लेगा, इनके नाम हैं। जैसे कि इसमें कौन-कौन है आपका? लवलेस है, सकलिंग है, ठीक है, कैरियू है, ये सब इसमें आ जाते हैं। मेटाफिज़िकल और कैवेलियर पोएट्स का जो आपका नामकरण है, उनके पोएट्स का ग्रुप है, वहाँ से क्वेश्चन पक्का पूछेगा आपसे। ठीक है। लवलेस, सकलिंग, कैरियू, ये कैवेलियर पोएट्स के जो हैं पोएट्स के एग्ज़ाम्पल्स आ जाएँगे। इसमें 2 पोएट्स आपने याद रखने हैं, एक तो एंड्रयू मार्वल जो दोनों ग्रुप को बिलॉन्ग करता है। एंड्रयू मार्वल और एक अब्राहम काउले। एंड्रयू मार्वल और अब्राहम काउले ये दोनों ग्रुप्स में आ जाते हैं। कई-कई बार हेरिक का नाम भी आता है इसमें। मेटाफिज़िकल कैवेलियर भी है। खासकर एंड्रयू मार्वल की एक पोएम सारे बच्चों को बार-बार कहता हूँ, टू हिज़ क्वाय मिस्ट्रेस। ठीक है, टू हिज क्वाय मिस्ट्रेस जरूर देख लें आप। 17th सेंचुरी की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएम्स में से एक है 17th सेंचुरी की। ठीक है, टू हिज क्वाय मिस्ट्रेस। चलिए, तो साथियों आगे बढ़ते हैं। ये एंड्रयू मार्वल की पोएम है। अब्राहम कावले ने भी एक्चुअली ध्यान से सुनना है। अब्राहम कावले ने एक प्रकार के जो ओड्स डेवलप किए, उन्हीं को इंग्लिश ओड्स कहा गया है। तो कावले भी हल्का आदमी नहीं है। और जो डॉक्टर जॉनसन ने अपनी लाइव्स ऑफ पोएट्स लिखी, उसमें पहली बायोग्राफी लाइफ ऑफ कावले ही लिखी, जिसमें उन्होंने मेटाफिजिकल पोएट्स का जिक्र किया। तो कावले ने क्या लिखा? इंग्लिश ओड्स को एक तरीके से उसके फादर हैं। इंग्लिश ओड्स को कावलेजियन ओड्स भी कहा गया है, इर्रेगुलर ओड्स भी कहा गया है। तो कावले भी 17th सेंचुरी के इंपॉर्टेंट राइटर में आ जाएंगे, क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसमें एक चीज़ और है कि अगर हम बात करें, शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ इंग्लिश हिस्ट्री आ गया 1649 टू 1660। तो ये था आपका, जिसे हम कह सकते हैं कॉमनवेल्थ एज। कॉमनवेल्थ एज, ठीक है। कॉमनवेल्थ एज कहा गया है इसको। प्यूरिटन इंटररेग्नम भी कहा गया, क्योंकि इस एज में ऐसा भी पूछ लेगा ना कि कौन सी एज में जो है प्यूरिटन डिक्टेटर ओलिवर क्रॉमवेल ने शासन किया, या फिर कौन सी एज है जिसमें कि इंग्लैंड मोनार्की नहीं था। तो इंग्लैंड इस एज में क्रॉमवेल एक प्यूरिटन डिक्टेटर था। प्यूरिटन इंटररेग्नम कहा गया इसको, या कॉमनवेल्थ एज कहा गया। ठीक है, तो शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ इंग्लिश हिस्ट्री है। ओलिवर क्रॉमवेल इस समय मिलिट्री डिक्टेटर के तौर पे राइज है उनका। ठीक है, इनको लॉर्ड प्रोटेक्टरेट भी कहा गया। क्या कहा गया? लॉर्ड प्रोटेक्टरेट। ठीक है, और इंग्लैंड को इन्होंने जो जो किंग चार्ल्स वन की डेथ के बाद एक इंस्टेबिलिटी थी, उसको हैंडल करने में मदद करी। हालांकि ये 58 तक रहे, फिर इनका लड़का आया, बट वो कुछ समय तक रहा, फिर इनफैक्ट मोनार्की रिस्टोर हो जाती है। यहाँ पर एक चीज खास बात है कि जो फर्स्ट हाफ है 17th सेंचुरी का, उसको एज ऑफ मिल्टन भी कहा गया है, या फिर प्यूरिटन एज भी कहा गया है। अगर आप कहेंगे कि सर पूरी 17th सेंचुरी को एक वर्ड में आप समराइज करो, तो मैं कहूंगा प्यूरिटनिज्म, जिसको कि सेकेंड वेव ऑफ रेनेसा कहा जाता है इंग्लैंड में। प्यूरिटनिज्म या प्यूरिटन एज, ठीक है, ये जो है पूरी 17th सेंचुरी का एक हाईलाइट फीचर है। यही प्यूरिटन्स अमेरिका माइग्रेट हो जाते हैं बाद में, और अमेरिका एज ए नेशन की स्थापना करते हैं। तो ये प्यूरिटन्स हैं क्या? ये एक्चुअली जो इंग्लैंड में कंट्रोवर्सी हुई थी, जो इंग्लैंड में एक नया धर्म शुरू किया था क्वीन एलिजाबेथ ने, जिसको एंग्लिकन्स कहा था, उसमें जो प्रोटेस्टेंट्स थे उनका एक असंतुष्ट वर्ग है। ध्यान से सुन रहे होंगे आप। इंग्लैंड में जो एंग्लिकन्स का एक असंतुष्ट वर्ग है, और इसी को क्या कहा गया? एक्सट्रीम प्रोटेस्टेंट्स। प्रोटेस्टेंट्स में भी जो
जो है कट्टर प्रोटेस्टेंट्स हैं, ठीक है? जो कैथोलिक्स को पूरा हटाना चाहते थे इंग्लैंड में, उनका नाम है प्यूरिटन्स, ठीक है? हालाँकि ये एक नया वर्ड दे रहा हूँ यहाँ पर, प्यूरिटन्स जब अपनी बात पर कुछ ज़्यादा ही अड़ने लग गए, तो ये क्या हो गए? ऑस्टीर हो गए। ऑस्टीर का मतलब कुछ ज़्यादा ही, जिसे हम कह सकते हैं कि अपनी बात पर अड़े रहने वाला व्यक्ति ना, ऑस्टीर एक वर्ड इनके लिए यूज़ किया गया है, ठीक है? और बहुत ही एक्सट्रीमली मॉरल, कुछ ज़्यादा ही अति नैतिकतावादी भी हो गए। इन्होंने थिएटर्स को बंद करा दिया था, आप लोग जानते हैं, बहुत फेमस क्वेश्चन है, 1642 में इंग्लिश थिएटर्स को बंद करा दिया, ठीक है? तो ये लोग बिल्कुल भी पब्लिक एंटरटेनमेंट को डिसलाइक करते थे, थिएटर्स को बैन कर दिया और कुछ ज़्यादा ही इन्होंने जो है मोरालिस्टिक टीचिंग्स को देना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से बहुत ही अनपॉपुलर हो गए। मिल्टन मिल्टन इसके सबसे बड़े रिप्रेजेंटेटिव राइटर थे। तो अगर हम आगे बढ़ें तो फिर हम 1660 से 1700, जिसमें हम कह सकते हैं कि भैया ये है रेस्टोरेशन एज। रेस्टोरेशन एज आ गई। रेस्टोरेशन एज तो बहुत ही इम्पोर्टेंट एज इसलिए क्योंकि आपके क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। रेस्टोरेशन एज में जो सबसे बड़ा राइज आप देखेंगे 17th सेंचुरी का दूसरा चमकता सितारा ड्राइडन, ठीक है, जिनको कि पहला पोएट लॉरिएट बोला गया। फादर ऑफ क्रिटिसिज्म, सबसे मेन क्वेश्चन इस बार ये आ सकता है, फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म कौन है करके पूछ लेगा, ठीक है। पहला पोएट लॉरिएट कौन है, ऑफिशियल पोएट लॉरिएट, तो वो भी ड्राइडन है, ठीक है। और इसके अलावा 1668 में बने थे, 1668 में। इसके अलावा सबसे बड़ा पॉइंट कि फादर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश प्रोज, फादर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश प्रोज, ठीक है, वो भी ड्राइडन है। ड्राइडन ने शेक्सपियर पे जो लिखा वो भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट वो है। इसके अलावा यहाँ पर ड्राइडन ने जो है कपलेट्स को रिवाइव किया, कपलेट्स को रिवाइव किया है, ठीक है। जो हीरोइक कपलेट्स खो गए थे कहीं, उनको कपलेट्स के रिवाइवल में इन्होंने बहुत बड़ा एक भूमिका निभाई। और इसके अलावा सबसे बड़ा जो डेवलपमेंट हम प्लेज़ में देखते हैं, वो देखते हैं इस एज का सबसे स्ट्राइकिंग फीचर है कॉमेडी ऑफ मैनर्स, जो कि टाउन बेस्ड फ्रेंच इन्फ्लुएंस से प्रभावित एक कॉमेडी हुआ करती थी, जिसमें कि सबसे बड़ा जो राइटर थे, वो थे जो है कॉनग्रीव। कॉनग्रीव का द वे ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, जिसको कि एक रिप्रेजेंटेटिव वर्क माना गया है इस जॉनर का। और ये 1700 में छपा, 1700 में। हालाँकि इससे 2 साल पहले ही, ठीक है, ध्यान से सुनना, इस पॉइंट को लिख नहीं रहा हूँ। 2 साल पहले यानी 1698 में जेरेमी कोलियर ने, किसने? जेरेमी कोलियर, यहाँ से रिलेट कर सकते हो। जेरेमी कोलियर ने बहुत ही स्ट्रांगली क्रिटिसाइज़ करते हुए जो है एक वर्क लिखा था, ठीक है? द प्रोफेनिटी ऑफ इंग्लिश स्टेज, इंग्लिश ड्रामा करके। तो ठीक है, द इमोरालिटी एंड प्रोफेनिटी ऑफ इंग्लिश ड्रामा कब लिखा था? 1698 में। कॉमेडी ऑफ मैनर्स को पूरी तरह बंद करा। हालाँकि उसके 2 साल बाद ये प्ले छपा और ये क्वेश्चन है नेट में आया है कि कौन-सा प्ले है जो छपते ही पूरी तरह से फ्लॉप हो गया था, लेकिन बाद में क्लासिकल प्ले माना गया। तो आंसर है वे ऑफ द वर्ल्ड। ये जैसे ही छपा वैसे ही फ्लॉप हो गया। क्योंकि जो है जेरेमी कोलियर ने पहले ही क्रिटिसिज्म कर रखा था इस प्ले का। मैं सॉरी, इसके राइटर का, कॉनग्रीव का। तो लेकिन फिर बाद में ये प्ले बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ है और इसका ओपनिंग सीन कई बार पूछा जाता है। ध्यान से सुनेंगे, इसका ओपनिंग सीन चॉकलेट फैक्ट्री, चॉकलेट फैक्ट्री में इसका ओपनिंग सीन है, ठीक है। और एक सबसे बड़ी बात जो पूरी क्लास को याद रखनी है, मोटी-मोटी हाइलाइट्स हैं आज, लेकिन आई होप इस लेक्चर को आप बार-बार देखेंगे, रेफर करेंगे एक मार्कर की तरह। मेरा उद्देश्य सिर्फ ये है कि जो थोड़ी बहुत नॉलेज है वो आप लोगों से बाँटी जाए, क्यों ना बाँटी जाए? क्योंकि नॉलेज का उद्देश्य ही क्या है? बँटना है। तो यहाँ पर याद रखना विट और रिपार्टी, विट और रिपार्टी। ये क्वेश्चन बार-बार आ रहा है कि कौन-सा इंग्लिश ड्रामा है जिसमें विट का प्रयोग किया गया है? विट हाज़िर-जवाबी, वर्बल डेक्स्टेरिटी, रिपार्टी मतलब जिसे गिव एंड टेक हिंदी में बताया था मैंने, शास्त्रार्थ कहते हैं, REPARTEE। विट एंड रिपार्टी का उद्देश्य जो है, इसमें हम देखते हैं किया गया, कॉमेडी ऑफ मैनर्स में। इसमें और भी प्लेराइट्स आएँगे जैसे कि कॉनग्रीव आ जाएगा, विशर्ले आ जाएगा, ठीक है, वैनबर्ग, वैनबर्ग बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, बट वो आगे आप डीप लेवल पे जाओगे तब आप देख लोगे, ठीक है। और ड्राइडन का एक वर्क आपने याद रखना है, एन एसे ऑन इंग्लिश पोएज़ी, एन एसे ऑन इंग्लिश पोएज़ी, जिसको पहला ऑफिशियल वर्क ऑफ क्रिटिसिज्म कहा जाता है, एन एसे ऑन ड्रामेटिक पोएज़ी, सॉरी, एन एसे ऑन ड्रामेटिक पोएज़ी, ठीक है। ये वर्क ड्राइडन का बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस। इसमें इन्होंने कहा है, क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि वी admire Ben Jonson, but
एन ऐसे ऑन ड्रामेटिक, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। इसको क्या बोला गया, ऑफिशियल वर्क है ना ये सब, फर्स्ट ऑफिशियल वर्क ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म, ठीक है। हालांकि ये जो समय है इंग्लैंड के लिए बहुत चुनौती भरा भी रहा है, क्योंकि इसमें 1666 में क्या हो गया, या 65 66 में दो बहुत बड़ी घटनाएं हुई ना। एक तो क्या हुआ है, आपका प्लेग आ गया, प्लेग जो कि ब्लैक डेथ, चौसर के समय भी आया था प्लेग ये। और क्या हुआ 1666 में, ग्रेट फायर ऑफ लंदन, पूरी लगभग आधी से ज्यादा लंदन जो है जल गई, तो ग्रेट फायर ऑफ लंदन, ठीक है। इसका भी जिक्र इसमें हम देखते हैं। इन दोनों घटनाओं का जिक्र बड़ा ही ग्राफिकली किसने लिखा है सबसे पहली बार, प्लेग और ग्रेट फायर ऑफ लंदन का जिक्र, ठीक है, इंग्लैंड के जो पहले डायरिस्ट हैं उन्होंने लिखा है,